वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, यानी बायोडायवर्सिटी का ये टॉपिक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आज मैं पूरे करंट अफेयर के साथ आप लोगों को सारी चीजें अपडेट करूंगा। छोटे छोटे जो भी इसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो सारी चीजें बताऊंगा। और पूरा इंटायर मतलब कह सकते हैं कि पूरी आज इसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे, और साथ ही साथ इस टॉपिक की, और इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो भी करंट अफेयर्स हैं, करंट अपडेट्स हैं, वो सारी चीजें आपको अगले कुछ मिनट में, कुछ समय में आप लोगों को तैयार हो जाएंगी। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन जरूर हर साल एक दो तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन, मतलब कुछ भी आप ये मान लें कि अगर हर साल क्वेश्चंस को ले लिया जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क से जरूर रहते हैं। तो आज हम लोग एक्चुअली फोकस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स पर, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हम लोग फिर नेक्स्ट किसी क्लास में या जो रेगुलर क्लासेस होंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इन सब ये होते क्या हैं। इन तीनों की बेसिक डेफिनेशन को हम लोग देख लें पहले। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, इनके बारे में सिंपल सी बात यह है कि देखिए पूरे जो हमारी अर्थ है, हमारा जो प्लेनेट है, उसके पास ही जीवन है, ये सबको पता है। मतलब अभी तक हमें जो पता है वो उसके हिसाब से ये अर्थ ही हमारे सोलर सिस्टम में, कम से कम हमारे सोलर सिस्टम में तो ऐसा है ही कि अर्थ पर ही जीवन पाया जाता है, लाइफ पाई जाती है। अब यहाँ पर जो लाइफ बहुत वेरियस फॉर्म में पाई जाती है, यानी यहाँ पे बैक्टीरिया भी पाया जाता है, यहाँ पे वायरस भी पाया जाता है, यहाँ पर जो लाइफ है वो प्लांट्स की फॉर्म में भी पाई जाती है, और यहाँ पर जो है वो एनिमल्स के फॉर्म में भी पाई जाती है, समुद्र में भी पाई जाती है, ठीक है, पहाड़ों के ऊपर भी पाई जाती है, हवा में भी पाई जाती है। तो मतलब आप ये देखें कि जो अर्थ है, वो अर्थ के अंदर जो लाइफ है उसमें बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें क्या है कि बहुत ही ज्यादा डाइवर्स तरीके के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर पाए जाते हैं। तो इसी को एग्जैक्टली हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायो जैव विविधता, हिंदी में नाम दिया जाता है जैव विविधता, यानी जीवों में जो विविधता पाई जाती है इस पूरे अर्थ पर, उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अच्छा, ये जो पूरा इन्वायरमेंट है या पूरा इकोलॉजिकल जो सिस्टम है, वो सब एक दूसरे जीवों से आपस में जुड़ा हुआ है। यानी आप ये सोच लें कि हमारे आसपास पाया जाने वाला ये जीव हमारे काम का नहीं है। आपको लगता हो सकता है लगे कि ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम लोग पूरा अगर एनालिसिस करें तो इस धरती पर पाया जाने वाला हर पेड़ पौधा, हर एक जीव किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे के से कनेक्टेड है। और अगर इस बायोडाइवर्सिटी में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, अगर इस जैव विविधता में किसी भी तरीके का एक भी कोई छोटा सा भाग या कोई भी जीव अगर इसमें डिस्टर्ब होता है या वो विलुप्त हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो वो पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी की जो चेन है उसको डिस्टर्ब कर देता है। मतलब यह है कि अगर मनुष्य इस धरती पर रह रहा है तो मनुष्य सिर्फ क्योंकि सबसे अक्लमंद यही है, सबसे ज्यादा पावरफुल यही है, तो ये ही सिर्फ ये तभी सरवाइव कर सकता है। ये ना सोचे कि सबसे ज्यादा पावरफुल है या सबसे ज्यादा अक्लमंद है तो ये अकेले इस अर्थ पर सरवाइव कर लेगा, नहीं। अगर प्लांट्स की वेरियस वेराइटीज नहीं होंगी, अगर प्लांट्स में विविधता नहीं पाई जाएगी, डाइवर्सिटी नहीं पाई जाएगी, तो ये जिंदा नहीं रह सकता। अगर मान लीजिए अगर हम बात करें एनिमल्स में जो इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, अगर एनिमल्स में इतनी डाइवर्सिटी नहीं पाई जाएगी और उसमें एनिमल्स अगर धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जाएंगे, विलुप्त होते जाएंगे, तब भी जीवन पृथ्वी पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा और मनुष्य को इस धरती को छोड़ना पड़ेगा अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस इस अर्थ पर ऐसे ही होता रहा जैसा हो रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे कहा जाता है हनी बीज के बारे में, बहुत ही छोटी जरा सोचिए कि हनी बीज एक छोटा सा एक कीड़ा है, एक कीट है। लेकिन आप अगर जरा समझें इस कीड़े के बारे में, अगर जरा आपको समझ में आएगा कि ये आपका जो पॉलिनेशन होता है,
ठीक है, पॉलिनेशन होता है, परागण होता है। सबसे ज्यादा अगर परागण पॉलिनेशन अगर कोई करता है, कोई जीव, तो वो करता है हनी बीज करती हैं, ठीक है, मधुमक्खियां करती हैं। तो अगर हनी बीज इस अर्थ से धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, अगर खत्म हो जाती हैं, तो किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट ने बोला था, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि आइंस्टीन ने बोला था कि अगर इस धरती से हनी बीज खत्म हो जाती हैं, मधुमक्खियां खत्म हो जाती हैं, तो 3 साल के अंदर मनुष्य जाति का भी विनाश हो जाएगा इस पृथ्वी से, या इस धरती से जीवों का विनाश हो जाएगा। ठीक है, ऐसा किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक ने बोला था। तो ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करता है? हनी बीज करती हैं। और अगर हनी बीज, ठीक है, खत्म हो जाएंगी तो पॉलिनेशन यानी परागण बंद हो जाएगा। और जब परागण बंद हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जो प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर कह सकते हैं कि फ्रूट्स का निर्माण होता है, फलों का निर्माण होता है, ठीक है, जो अनाज पैदा होता है, ये सारी चीजें जो पैदा होती हैं इस धरती पर, ये परागण के कारण यानी पॉलिनेशन के कारण होती हैं। और अगर हनी बीज ने पॉलिनेशन बंद कर दिया तो क्या होगा कि जितना भी अनाज है उसकी पैदावार धीरे धीरे घटती जाएगी, और फिर एक वक्त के बाद क्या हो जाएगा, अनाज की कमी हो जाएगी, अनाज खत्म होने लगेगा। और फिर इस पर डिपेंड सबसे ज्यादा कौन है? इस पर डिपेंड जो है वो वैसे तो हर जानवर है अनाजों पर डिपेंड, लेकिन उसके अगर देखा जाए जो हम सबसे ज्यादा समझदार बन रहे हैं या सबसे ज्यादा पावरफुल हम मनुष्य जाति के लोग बन रहे हैं, ये बिना अनाज के इस धरती पर मारे जाएंगे और धीरे धीरे इनका भी खात्मा हो जाएगा। तो आप ये सोचिए, एक छोटा सा कीड़ा है, एक छोटी सी हनी बीज है, उसके खत्म होने से यह असर पड़ेगा कि मनुष्य जाति का विनाश हो जाएगा, यानी कि ह्यूमन यहां से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर वो खत्म हो गया। एक छोटा सा कीड़े की बात मैं कर रहा हूं। तो जरा सोचिए कि इतनी बायोडाइवर्सिटी हमारे पूरे इकोसिस्टम में, पूरे एनवायरमेंट में पाई जाती है, अगर वो सारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, सारी बायोडाइवर्सिटी अगर डिस्टर्ब हो जाए, तो क्या क्या विनाश हो सकता है, क्या क्या दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, ये अभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसी बायोडाइवर्सिटी को, इसी जैव विविधता को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्जैक्टली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क जैसी चीजों को बनाया जाता है, या कुछ एरिया को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जिसको हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। अब इनकी सबकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है इसको जरा समझ लेते हैं, फिर हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व पर चलेंगे। तो अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम लोग बात करें, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? एक ऐसा एरिया है जो गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसी कोई भी ओन कर सकती है। देखिए, पहली चीज आप समझिएगा, छोटी छोटी चीजें मैं यहां आपको बताऊंगा, ठीक है, छोटे छोटे क्लिनिकल पॉइंट, ये सब चीजों को नोट करते जाइएगा, ठीक है, दिमाग में रखते जाइएगा। इससे ये ऐसा नेचुरल एरिया होगा जो कि गवर्नमेंट ओन कर सकती है या कोई प्राइवेट एजेंसी भी ओन कर सकती है। किसके लिए ओन कर सकती है? प्रोटेक्शन करने के लिए, एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, यानी कोई एक विशेष प्रजाति है, कोई भी जानवर की प्रजाति है। अच्छा, मोस्टली इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जानवरों को प्रिजर्व किया जाता है, जानवरों पर ध्यान दिया जाता है, उसके साथ साथ पेड़ पौधे भी प्रिजर्व हो जाते हैं, लेकिन मेन फोकस होता है वाइल्ड लाइफ पर, यानी कि जंगली जानवरों पर, यानी कि जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाया जाता है। ये याद रखिएगा, ये वाइल्ड लाइफ, स्पेशली वाइल्ड लाइफ के लिए है, ये जानवरों के लिए, ठीक है। इसपे मतलब इसपे पेड़ पौधों पर या किसी पेड़ पौधों की पर्टिकुलर प्रजाति को फोकस नहीं किया जाता है, इसमें वाइल्ड लाइफ को ही फोकस किया जाता है, ठीक है। और ये किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को ही बचाने के लिए इस पूरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कि अभी मैं आसाम गया था तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गया हुआ था। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पोबितोरा में जब गया था तो वहां पर राइनो, यानी कि जो गैंडे हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है वहां। और सेकंड सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो राइनो की है वो पोबितोरा में पाई जाती है। तो वो जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें राइनो को, यानी एक स्पेशल प्रजाति को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें क्या हो सकता है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूरे साल भर प्रोटेक्टेड रह सकती है, या फिर हो सकता है कि एक मौसम में, एक पर्टिकुलर मौसम में भी
उसको प्रोटेक्ट किया जाए कि भाई ये मौसम ब्रीडिंग का है, हम इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करके हम इस पर्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो साल भर यानी कि लगातार प्रोटेक्टेड हो सकती है, या फिर एक पर्टिकुलर सीजन में भी इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो क्या बात हमने समझ ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। ये गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसी कोई भी ओन कर सकता है। एक पर्टिकुलर स्पीसीज को ही प्रोटेक्ट किया जाता है, इसके अंदर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, और ये साल भर के एक छोटे से भाग में भी प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जा सकता है, या पूरे के पूरे साल भर इसको प्रोटेक्टेड एरिया में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब दूसरा जो आता है वो आता है नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क इससे थोड़ा सा बड़ा एरिया माना जाता है। नेशनल पार्क जो है वो लैंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ये मोस्टली जो होता है वो गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड लैंड होती है। ये जो जमीन होती है ये गवर्नमेंट, ये इसमें प्राइवेट एजेंसीज जो हैं वो ज्यादा इसमें नहीं करती हैं। इसमें मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट ओन प्रोटेक्टेड एरिया होता है। अब इस प्रोटेक्टेड एरिया में क्या होता है कि ये जो है ये नेशनल पार्क जो होती है इसमें फ्लोरा फाना, ठीक है, और साथ ही साथ कोई कल्चरल जगह भी हो, मतलब कि अगर कोई मान लीजिए हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है, तो उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, फ्लोरा को भी यानी पेड़ पौधों को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जानवरों को भी इसमें प्रोटेक्ट किया जाएगा। डिफरेंस समझिएगा, वहां पे सिर्फ जंगली जानवर थे और कुछ नहीं था। एक जंगली जानवर, एक पर्टिकुलर स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया जा रहा था। यहां पर क्या क्या जा रहा है कि जंगली जानवरों को भी जंगली जानवर या एक या मल्टीपल टाइप के जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा पेड़ पौधों की स्पीसीज को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, और साथ ही साथ अगर कोई कल्चरल एक्टिविटी यानी कि कोई हिस्टोरिकल प्लेस अगर वहां पर है तो उस हिस्टोरिकल प्लेस को भी वहां पर प्रोटेक्ट किया जाता है। ये होता है नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क, ये इसको हम लोग इस उससे देख सकते हैं। नेशनल पार्क में देखिए मैंने क्या बताया था कि इसमें एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज को, और नेशनल पार्क में क्या है कि वाइल्ड लाइफ के साथ ही साथ इंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इंटायर इकोसिस्टम को, इसमें फ्लोरा भी है, फाना भी है, यानी जानवर भी हैं, पौधे भी हैं, लैंडस्केप भी हैं, और साथ ही साथ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स अगर कोई हैं, कोई भी ऐतिहासिक चीजें हैं तो वो भी इसके अंदर में प्रोटेक्ट की जाएंगी। इसके अलावा तीसरा आ जाता है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में देखेंगे, और पूरा डिटेल में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, सारा डिटेल हम देखेंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर जो रिजर्व है ये एक ऐसा कंजर्वेशनल एरिया है, ऐसी प्रोटेक्टेड जगह है जहां पर एग्जैक्टली पूरा इंटायर इकोसिस्टम प्रोटेक्ट किया जाता है, और साथ ही साथ ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज भी होती हैं, और साथ ही साथ अगर इस पूरे एरिया में, इस पूरे जो प्रोटेक्टेड एरिया में कोई ट्राइबल्स हैं, यानी कि अगर कोई ह्यूमन ट्राइबल्स हैं तो उन ट्राइबल को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर वहां पर हो रहा है तो उसके बाहरी जोन में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो सकता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, और साथ ही साथ इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में सर डिफरेंस क्या है? बायोस्फीयर और नेशनल पार्क में डिफरेंट ये है कि यहां पर क्या मामला हो रहा है कि इसमें पूरा ये प्रोटेक्टेड एरिया है, हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है। नेशनल पार्क हाईली प्रोटेक्टेड एरिया है, जबकि जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर प्रोटेक्टेड एरिया तो है, लेकिन इसमें कोशिश की जाती है कि ह्यूमन और इकोसिस्टम को बैलेंस किया जाए। यानी ह्यूमंस जो है वो इको, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। ह्यूमन और इकोसिस्टम यानी कि ह्यूमन अपने एनवायरनमेंट के साथ, इंसान अपने आसपास के पर्यावरण के साथ कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकता है। यानी एक जो मनुष्य है, मनुष्य की प्रजाति है, ये कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस बनाकर अपना डेवलपमेंट कर सकती है, अपना विकास कर सकती है, अपनी कमाई कर सकती है, पैसे कमा सकती है, रुपए कमा सकती है, अपने ऐशो आराम कर सकती है, लेकिन एनवायरनमेंट को बिना डिस्टर्ब किए हुए, इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए हुए। ठीक है, तो मेनली जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनको बनाया जाता है, किस लिए? एक तरीके से एक
ऐसी अप्रोच डेवलप करना कि जहां पर हम पूरी तरीके से भैया प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमने नेशनल पार्क में पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया, तुम अंदर नहीं घुस सकते, तुमको बिना परमिशन के वहां नहीं जा सकते, हमने पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर। लेकिन हमने बायोस्फीयर रिजर्व में क्या किया है कि ह्यूमन को भी रखा है, ठीक है, कुछ एरिया में, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में हमने रिस्ट्रिक्टेड एरिया को छोड़ दिया जाए तो हमने चारों तरफ ह्यूमंस को रखा है और ह्यूमंस को इन्वायरमेंट के साथ ऐसे बैलेंस करके जीना सिखा रहे हैं हम वहां पर बायोस्फीयर रिजर्व में कि हमारा इकोनॉमिकल जो कह सकते हैं जो हमारा डेवलपमेंट है वो भी ना रुके और हमारा जो क्या कहते हैं इन्वायरमेंट है उसका भी किसी तरीके का नाश ना हो। तो ये है बायोस्फीयर रिजर्व, समझ रहे हैं आप? मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रोटेक्टेड है, नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड है, बायोस्फीयर भी प्रोटेक्टेड है। लेकिन बायोस्फीयर में क्या है कि आप ह्यूमन एक्टिविटीज को और साथ ही साथ एनवायरमेंटल एक्टिविटीज को बैलेंस करना सिखाया जाता है, बैलेंस करके आगे बढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। अब मामला आ जाता है कि बायोस्फीयर रिजर्व इट में कंटेन अदर प्रोटेक्टेड, हाँ ये भी हो सकता है कि कभी कभी एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक टाइगर रिजर्व हो सकता है, एक नेशनल पार्क हो सकता है, तो एक बड़ा एरिया हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो कभी कभी एक बड़ा एक नेशनल पार्क जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर मौजूद हो सकता है। अब मामला आ जाता है कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने आपको बता दिया कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, एक लर्निंग प्लेस। ये मैं आपको यूनेस्को से बता रहा हूं, ये जो डेफिनेशन मैंने आपसे ली है ये यूनेस्को की डेफिनेशन है, ठीक है, जो इसको पूरे प्रोटेक्ट करता है। यानी इसके लिए जो बायोस्फीयर रिजर्व की जो पूरी प्रोटेक्शन या फिर कह सकते हैं उसको पूरा डिफाइन करने का काम करता है यूनेस्को, उसके वहां से जो डेफिनेशन हमने ली है तो उसमें क्या कहा गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लर्निंग प्लेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये यूनेस्को कह रहा है, सुनिएगा इस बात को, यानी ये वो सीखने की जगह है जहां पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें, यानी प्रकृति के साथ बैलेंस बनाकर, ठीक है, अपने आप जो इकोनॉमिकल जो इकोनॉमी है उसको हम सस्टेन कर सकें, हम डेवलपमेंट भी कर सकें, सब कुछ कर सकें, लेकिन इकोलॉजिकल बैलेंस को हम डिस्टर्ब ना करें। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू यूनेस्को डेफिनेशन? लर्निंग प्लेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। दे आर साइट्स फॉर टेस्टिंग इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग चेंजेस and interaction between social ecological system including conflict prevention and management of बायोडाइवर्सिटी। वही बात मैंने आपको बताई कि आप ह्यूमन साथ में रहते हुए अपना जो भी इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन भी कर सकता है इकोलॉजिकल सिस्टम के साथ। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, यानी कि अगर जंगली जानवर हैं तो उनसे इंसानों के बीच में, इंसानों जो मॉडर्न आज ह्यूमन हो चुके हैं और साथ ही साथ जो ट्राइबल ह्यूमन हैं उनके बीच में इंटरेक्शन किस तरीके से बनाया जाए कि हम बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करें, ट्राइबल लोगों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है, ट्राइबल लोगों को अपनी जो उनकी देशज यानी कि उनकी जो इंडिजिनस जो चीजें वो करते हैं अपने एरिया में तो उन्हें करने दें और उनको डिस्टर्ब किए बिना अपना डेवलपमेंट, आज मॉडर्न जो ह्यूमन सिविलाइजेशन जो आज मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े वो मॉडर्नाइजेशन करें, लेकिन इंडिजिनस पीपल को किसी तरह से नुकसान ना पड़े। तो कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, बायोस्फीयर रिजर्व वो एरिया भी है जहां पे इस तरीके के कन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन का भी काम किया जाता है। दे आर प्लेसेस दैट, ये मैं डेफिनेशन को इसी वजह से कोट कर रहा हूं यहां पर, दे आर प्लेसेस दैट प्रोवाइड लोकल सोल्यूशन टू ग्लोबल चैलेंजेस, ठीक है, दे आर प्लेसेस दैट प्रोवाइड लोकल सोल्यूशन टू ग्लोबल चेंजेस, यानी ये वो जगह हैं जहां पर लोकल सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, किसके लिए? ग्लोबल चैलेंजेस, जो दुनिया के बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, पूरी धरती जो है गर्म होती चली जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ये और धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ रहा है, जो तटीय क्षेत्र हैं वो डूब रहे हैं, ये सब जो है ग्लोबल चैलेंजेस है। अब उसको किस तरीके से हम ह्यूमन और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के साथ ऐसे बैलेंस किया जाए कि उसका लोकल सॉल्यूशन किया जा सके, तो इसके लिए इसकी तरफ जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स इंक्लूड टेरेस्ट्रियल, अच्छा कौन कौन सी जगह इसमें शामिल होती हैं? टेरेस्ट्रियल होती हैं यानी कि लैंड फॉर्म्स होती हैं, मैरीन समुद्री जगह भी इसमें शामिल होती है, कोस्टल इकोसिस्टम यानी तटीय जो क्षेत्र होते हैं वो भी, तटीय जो इकोसिस्टम है वो भी इसके अंदर शामिल होता है, तो तटीय क्षेत्र भी शामिल होता है।
तो ये सारी चीजें आपको इसके बारे में मैंने जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से मैंने आपको बताई। अब बायोस्फीयर रिजर्व आर नॉमिनेटेड बाय, अच्छा कहां से नॉमिनेट किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व? नॉमिनेटेड बाय नेशनल गवर्नमेंट्स, यानी कि जो देश के, यानी अगर इंडिया में कोई बायोस्फीयर रिजर्व है तो इसे नॉमिनेट कौन करेगा? इंडियन गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, ठीक है। और ये नॉमिनेट करेगी, उसको आइडेंटिफाई करेगी क्या ये जो प्लेस है इसे हम बायोस्फीयर रिजर्व बना सकते हैं, इसे घोषित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व को घोषित कौन करता है? नेशनल गवर्नमेंट्स करती हैं। और फिर ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं इसको डेजिग्नेट करता है अंडर इंटर गवर्नमेंटल मैप प्रोग्राम। अच्छा, यूनेस्को जो है, यूनेस्को जो है वो मैप प्रोग्राम के अंदर, मैप मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है, अभी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर जो है यूनेस्को इसको क्या करती है? किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का एक नेटवर्क को एक तरीके से कह सकते हैं आइडेंटिफाई करती है या उसको डेजिग्नेट करती है कि भाई ये बायोस्फीयर रिजर्व हमारे हिसाब से ये प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए। इस बायोस्फीयर रिजर्व को, जैसे मान लीजिए कि हमने इंडिया में पन्ना टाइगर रिजर्व को हमने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया। अब हम अपना जो एक तरीके से कह सकते हैं इसका जितना प्रपोजल है इसको हम भेजेंगे यूनेस्को को। तो यूनेस्को की जो मैप प्रोग्राम चल रहा है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चल रहा है, वो डेजिग्नेट करती है कि हाँ हम इसको प्रोटेक्टेड एरिया या इसे बायोस्फीयर रिजर्व की जो इंटरनेशनल जो एक तरीके से वेब नेटवर्क है उस नेटवर्क के अंदर हम इसे रखने को तैयार हो गए हैं, हम इसे इंटरनेशनल मान्यता दे देते हैं। अच्छा, इसका जो डिसीजन होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को फॉलोइंग द डिसीजन ऑफ मैप इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल करती है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इंटरनेशनल नेटवर्क में शामिल होगा। इसका कौन करेगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को फॉलोइंग द डिसीजन ऑफ मैप इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल करेगी इसका। अब इन ऑर्डर टू असेस द स्टेक होल्डर अच्छा, इसमें मैप की एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इसका इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल होती है। याद रखिएगा, मैप की मैन एंड बायोस्फीयर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल होती है जो कि टेक्निकल गाइडेंस देती है बायोस्फीयर रिजर्व को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग वहां पर हैं, मौजूद हैं, वो कैसे उसको मैनेज करें, कैसे उस एरिया में उन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, वहां के ट्राइबल लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी जो गाइडलाइन होती है, टेक्निकल गाइडलाइन होती है, वो देने का काम कौन करता है? मैप का यानी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल करती है। ये नोट कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही सब टेक्निकलिटी पूछी जाती है। तो कौन इस सारी चीजों टेक्निकल गाइडलाइंस कौन देती है? मैप प्रोग्राम का इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल इसको गाइड करती है। अब ये मैप प्रोग्राम क्या है? मैप प्रोग्राम क्या है? तो मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैप प्रोग्राम इज इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम दैट एम्स टू एस्टैब्लिश अ साइंटिफिक बेसिक ऑफ एनहांसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। वही बात है जो हमने बताया कि बायोस्फीयर का जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो ह्यूमंस हैं और साथ ही साथ एनवायरनमेंट है उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाए जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया गया यूनेस्को द्वारा, ठीक है। और इसको 1970 दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय यूनेस्को इन 1971। 1971 में इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। कैसे मैन और बायोस्फीयर के बीच में एक बैलेंस बना के चला जाए, कैसे इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन किया जाए, इसकी शुरुआत तो इसी को देखते हुए मैप प्रोग्राम की शुरुआत की गई। कब शुरू की गई? 1971 में की गई। 1971 में किसने शुरू किया? यूनेस्को ने किया गया। इसका जो एम है, दस प्रमोटिंग इनोवेटिव अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट आर सोशली एंड कल्चरली अप्रोप्रिएट एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। वही मैंने आपको ऑलरेडी इस चीज के बारे में बता दिया। मैप करेंटली ऑपरेट्स, इस वक्त जो है जो 195 मेंबर स्टेट हैं, 195 मेंबर स्टेट हैं इसके यूनेस्को के, उसमें 150 नेशनल कमिटीज
जो हैं वो एस्टेब्लिश की गई। एक्चुअली जो ये मैप प्रोग्राम होता है इसमें नेशनल कमिटीज एस्टेब्लिश की जाती हैं, यानी हम भारत की अगर एक नेशनल कमिटी होगी जो कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम को पूरी तरीके से गवर्न करेगी, उसको उसको कह सकते हैं गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी। तो इस गाइडलाइन को प्रोवाइड करने का काम जो है वो नेशनल कमिटीज करती हैं। तो अभी इस वक्त 158 नेशनल कमिटीज मौजूद हैं 195 मेंबर स्टेट में के, और 9 एसोसिएट मेंबर स्टेट हैं यूनेस्को के। तो यूनेस्को के 195 मेंबर में 195 मेंबर स्टेट इसमें शामिल हैं, और 158 नेशनल कमिटी के थ्रू मतलब 158 नेशनल कमिटीज इसके थ्रू इस्टेब्लिश की गई हैं। 195 मेंबर स्टेट्स हैं जिसमें 90 नेशनल कमिटीज जो है स्टैब्लिश की गई हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत, यानी नेशनल कमिटी। इंडिया की भी अपनी सबकी अपनी अपनी कमिटी होती है। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के बाद हम एक और इसी बायोस्फीयर रिजर्व से जुड़ा हुआ एक और टर्म है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, और वो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स इस पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जितने भी लगभग अप्रोक्सीमेटली 714 बायोस्फीयर रिजर्व हैं पूरी दुनिया के अंदर। अगर जनवरी 2000, देखिए बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट कर रहा हूं, ये चीज आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी और बहुत मेहनत करता हूं सर इसके लिए, जो चीज आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो जनवरी 2021 तक अगर हम बात करें तो जनवरी 2021 तक 714 बायोस्फीयर रिजर्व 129 कंट्रीज में मौजूद हैं। 129 कंट्रीज में 714 बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद हैं, और साथ ही साथ 21 ट्रांस बाउंड्री साइट्स मौजूद हैं। ट्रांस बाउंड्री साइट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि दो टेरिटरी से मिलती है, यानी इंडिया पाकिस्तान मान लीजिए बॉर्डर है, तो कुछ एरिया जो है बायोस्फीयर रिजर्व का इंडिया में आता है, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व जो है पाकिस्तान में आ जाता है, या बांग्लादेश और इंडिया के बीच में आ जाता है। तो ऐसे जो एरियाज होते हैं उन्हें ट्रांस बाउंड्री साइट्स के नाम से जानते हैं। तो ओवरऑल 714 बायोस्फीयर रिजर्व 129 कंट्रीज में, उसमें इंक्लूड है 21 ट्रांस बाउंड्री साइट्स हैं, वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का एक जो पूरा नेटवर्क है वर्ल्ड में, एक पूरी दुनिया में जो एक नेटवर्किंग की गई है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए मतलब एक तरीके से नेटवर्क बनाया गया है, उसे ही हम लोग वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व को हम लोग समझ रहे थे, मैन यानी ह्यूमन और बायोस्फीयर। तो मैन और बायोस्फीयर के बीच में जो एक प्रोग्राम शुरू किया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, यानी बायोस्फीयर प्रिजर्वेशन में, यानी कि जो जैव मंडल है उसको भी प्रिजर्व रखा जाए, और ह्यूमन एक्टिविटीज में यानी ह्यूमन इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कर सके, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी कर सके। तो मैन और बायोस्फीयर आपस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें, उसी को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कहा गया। 1971 में उसको शुरू किया, यूनेस्को ने शुरू किया। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, बिल्कुल सिंपल सा समझिए, बहुत कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो उसमें बताइए कि पूरी दुनिया में बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिनका एक नेटवर्किंग की गई है, यानी उनको आपस में कनेक्ट किया गया है, उनमें एक मतलब एक तरीके से एक कॉपरेशन डेवलप किया गया है, जिसमें सारे जो भी बायोस्फीयर रिजर्व्स के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो अपने जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी उनके अनुभव होते हैं, वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, जिससे कि वो अपने एरियाज को, अपने बायोस्फीयर रिजर्व में ज्यादा बेहतर एक्टिविटीज करा पाते हैं, बेहतर एक्टिविटीज हो पाती हैं, जिससे कि जो प्रोग्राम है ह्यूमन और मैन एंड बायोस्फीयर जो प्रोग्राम है उसको ज्यादा फोर्स मिलता है, जो उसको ज्यादा बल मिलता है। ठीक है, तो अगर हम लोग पूरी तरीके से एनवायरमेंट के साथ इकोलॉजिकल बैलेंस बनाकर अगर अपने आप को रखना सीख लेंगे, ये एम समझ लीजिए कि अगर हम अपने आप को एनवायरमेंट के साथ और ह्यूमन जो है अपने आप को बैलेंस बनाकर अगर जीना सीख लेगा, अपना डेवलपमेंट भी करेगा लेकिन एनवायरमेंट को लॉस नहीं होने देगा, और मिलकर अगर काम करना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपने जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है, उनको भी आसानी से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो माना जाता है, एक मैंने स्लाइड इसमें लास्ट में बनाई थी कि जो हमारा एजेंडा है कि डायनेमिक इंटरैक्टिव नेटवर्क ऑफ साइट एक्सीलेंस एंड कंट्रीब्यूट टू 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो 2030 तक, ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, 2030 तक एजेंडा है जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को
को प्राप्त करने का, ठीक है, जो सतत विकास की जो दर है, जो गोल्स हैं हमारे, जो एम्स हैं, उनको प्राप्त करने का जो 2030 तक का जो एजेंडा है, उसे हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम ये जो बायोस्फीयर नेटवर्क है, जो बायोस्फीयर का जो नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क है, इसे बहुत अच्छी तरीके से हम लोग मैनेज कर सकें। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व में अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस अफ्रीका वाले से शेयर करूंगा, अफ्रीका वाला जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहते हैं रशिया वाले से करेगा, रशिया वाला जो है वो अमेरिका वाले, सब लोग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, जिससे कि हम लोग अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को, यानी कि जो बायोस्फीयर प्रिजर्वेशन है या मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, उनको आसानी से प्रमोट कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं, जिससे कि हम आसानी से अपना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक है उसको पूरा कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को बिना लॉस किए हुए। तो ये क्या करता है, ये जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, इट प्रमोट्स नॉर्थ साउथ, साउथ साउथ एंड साउथ नॉर्थ साउथ कोलैबोरेशन, represent a unique tool for international cooperation through the exchange of experiences and know-how, capacity building and the promotion of best practices among बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो मैंने आपको बात समझाई वही डेफिनेशन में दी हुई, ये सारी डेफिनेशन मैंने आपसे यूनेस्को की साइट से ली है, ठीक है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मतलब अगर सबसे ज्यादा, इसी वजह से मैं बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेस से आपको लाने की कोशिश करता हूं कि आपको कहीं से कोई डाउट ना हो। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है, वही डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी कि भैया हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन करेंगे, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपस में कोऑपरेट करेंगे, आपस में मीटिंग करेंगे और आपने जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे उनको शेयर करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके, प्रमोशन किया जाए, जिससे कि बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए और हम लोग अपने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को प्राप्त कर सकें। तो ये है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं involves local communities and all interested stakeholders in planning and management। हाँ, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी की लाइन है, मैं बता दे रहा हूं। यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछेगा तो यूपीएससी की यही लाइन हो जाएगी और पूछा जाएगा क्या ऐसा होता है, ठीक है, क्या ऐसा होता है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि क्या बायोस्फीयर रिजर्व इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज, क्या वहां पे लोकल कम्युनिटीज जो होती हैं उनको क्या इन्वॉल्व करता है वहां के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो वहां पे रहते हैं, जो वहां पर निवास करते हैं, क्या उनको प्लानिंग और मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करता है। तो बिल्कुल बायोस्फीयर रिजर्व्स इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज एंड ऑल इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार चिल्ला के ये बातें बोल रहा हूं क्योंकि ये सब दिमाग में आपके बैठ जाए, कि आपको वहां पर मेरी बात याद आ जाए, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आपको मेरी बात याद आ जाए और आपके क्वेश्चन सही हो जाए। तो इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज एंड ऑल इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। दे इंटीग्रेट 3 मेन फंक्शन। बायोस्फीयर रिजर्व क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी बता चुका हूं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सोशियो कल्चरली एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बता चुका हूं कि सोशियो कल्चरल भी करना है और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी करना है। लॉजिस्टिक सपोर्ट करना है अंडर पिनिंग डेवलपमेंट थ्रू रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो वहां पर डेवलपमेंट करना है, रिसर्च की कैसा डेवलपमेंट करें जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे। तो इसके लिए हमें रिसर्च करना है, मॉनिटरिंग करनी है कि किसी को नुकसान ना पहुंचे, किसी भी जानवर को या किसी भी फ्लोरा को या किसी फाना को नुकसान ना पहुंचे, और एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है वहां के एरिया के लोगों को, वहां के आसपास जो लोग रहते हैं या जो लोग रिसर्च करने आते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके वहां पर इस चीज को मेंटेन करना है, मतलब मेंटेन करना है। अब मामला आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि एग्जैक्टली ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, ये इनका पूरा का पूरा एरिया बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती है? नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इस स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 एरियाज होते हैं। पहला अगर हम अंदर से देखें तो ये जो ग्रीन कलर का एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छे से देखिएगा सब लोग, इसका सारा पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, अभी ही प्रोवाइड कर दूंगा मैं। तो ये जो एरिया होता है ये कोर एरिया होता है, ये कोर एरिया है, ठीक है। अब इस कोर एरिया में अगर ध्यान से देखिए तो इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं होंगी, ना यहाँ पर किसी भी तरीके का ह्यूमन सेटलमेंट होगा, ठीक है, ना यहाँ पे किसी तरीके का टूरिज्म होगा, कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ या फिर फ्लोरा फाना जो स्पीसीज होंगी इन सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इस एरिया में कुछ भी ऐसा नहीं। हाँ, क्या हो सकता है, रिसर्च हो सकता है,
देखिए यहां पर क्या हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, ठीक है, लेकिन और कोई एक्टिविटीज नहीं हो सकती। तो ये जो कोर एरियाज होते हैं ये सिर्फ रिसर्च के लिए खुले होते हैं, कोई किसी भी ह्यूमन और अदर एक्टिविटीज के लिए ओपन नहीं होते। इसके बाहर जो ये ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है इसे बफर जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, बफर जोन। अच्छे से आप लोग देख रहे हैं ना, ठीक है, तो इस पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं बफर जोन। तो ये जो बफर जोन है इसमें क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं, एजुकेशन और ट्रेनिंग हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेनिंग भी हो सकती है, शिक्षा भी दी जा सकती है, ठीक है, इन सब चीज एरिया का। इसके अलावा टूरिज्म हो सकता है, यहाँ पर टूरिज्म हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी हो सकता है, लेकिन लिमिटेड, मतलब ह्यूमन सेटलमेंट होगा, मतलब वहां पे लोग रहेंगे लेकिन बहुत लिमिटेड हो सकता है। कोई ट्राइबल कम्युनिटी वहां पर रह रही हो या वहां पे जो लोकल पीपल्स हैं वो रह रहे हो, तो सेटलमेंट होगा लेकिन वहां के लोकल पीपल के लिए होगा और एक लिमिटेड लेवल पर होगा। रिसर्च हो सकता है, तो इस जो बफर जोन है उसमें उसको रिसर्च में यूज किया जा सकता है, एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए यूज किया जा सकता है, टूरिज्म के लिए यूज किया जा सकता है और साथ ही साथ थोड़े बहुत सेटलमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। इसके बाहर का जो एरिया होता है उसे ट्रांजिशन एरिया कहते हैं। ये जो आपको पर्पल कलर या कौन सा कलर इसे बोलते हैं, जो भी है, तो इस कलर में आपको दिखाई पड़ रहा है एग्जैक्टली ये जो एरिया है ये ट्रांजिशन एरिया है, ये पूरा एरिया। अब इस ट्रांजिशन एरिया में सब कुछ हो सकता है, मतलब इसमें रिसर्च भी होगा, अच्छी खासी मतलब आबादी भी बच सकती है, ह्यूमन सेटलमेंट भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई भी हो सकती है, रिसर्च भी हो सकता है, टूरिज्म भी हो सकता है, सारी एक्टिविटीज यहाँ पे अलाउड होती हैं, लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन हमेशा बनाई जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं उनके कौन कौन से जोन होते हैं। कोर एरिया, ठीक है, कोर एरिया सिर्फ रिसर्च पर्पस, बफर जोन रिसर्च पर्पस के अलावा आप कुछ तो लिमिटेड लेवल पर ह्यूमन सेटलमेंट, एजुकेशन भी हो सकती है, टूरिज्म भी हो सकता है। इसके बाद ट्रांजिशन एरिया जहां पे आप अच्छी खासी ह्यूमन एक्टिविटीज कर सकते हैं, बट उसमें भी थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि किसी तरीके से हमारे एनवायरमेंट को नुकसान या इकोलॉजिकल बैलेंस को नुकसान ना हो। तो ये 3 एरिया होते हैं आपके इसके बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। ये मैंने आपको बता दिया, इसको मैंने लिख के भी दे दिया, अभी पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी जब इस क्लास के बाद, आप उसे ले लीजिएगा। स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड जोन दैट मैंने आपको बता दिया, जेनेटिक पेरिशन बफर जोन मैंने आपको बता दिया, ठीक है, द ट्रांजिशन वेयर कम्युनिटी फोर्सेस। अब बात करते हैं, यहां पर आ जाते हैं कि सर कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व, अब इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स मौजूद हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, मैंने आपको ऊपर तो बता ही दिया, लेकिन इंडिया में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है। तो याद रखें इंडिया में अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व। यहीं पर आपको याद दिलाता चल रहा हूं, सब एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब आज आपका समझ लीजिए 2-3 क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन आराम से तैयार हो गया यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए, ठीक है। इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अच्छा, सबसे पहला जो बायोस्फीयर 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो पार्ट ऑफ वेनाद, नागरहोल, बादीपुर एंड मदुरई, मधुमलाई, ठीक है, नीलम्बूर, साइलेंट वैली, ये केरला में मौजूद है, ठीक है, केरला में मौजूद है, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। इसमें जो की फौना है, की फौना का मतलब जो वाइल्ड लाइफ यहाँ पर रहती है, जो यहाँ जंगली जानवर रहते हैं, जो मेन है वो नील, सुन लीजिएगा एक बार मैं बताता चल रहा हूं, नीलगिरी, ताहार, ठीक है, टाइगर, लायन टेल, मकाऊ, इसके लिए मशहूर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप बिलीव कीजिए कि जिस वक्त आप एग्जाम दे रहे होंगे 2021 का प्रीलिम्स का, उस वक्त मुझे याद करेंगे और अगर आपका क्वेश्चन सही हो गया तो मुझे दुआएं देंगे और पढ़ेंगे तो सही होगा ही। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से बायोस्फीयर रिजर्व किसके लिए प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पे सब मैं आपको बता रहा हूं कि लायन टेल मकाऊ, ठीक है, नीलगिरी, ताहार, टाइगर, इन सब के लिए ये प्रिजर्व एरिया है, मतलब यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। फिर इसके बाद नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, कहां पर मौजूद है? उत्तराखंड में मौजूद है। अभी मैं इसका मैप भी दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। स्नो लेपर्ड यहाँ पर प्रोटेक्ट, मतलब स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। मेन जो की फौना है हिमालयन ब्लैक बियर यहाँ पाया जाता है, याद रखिए। गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, अभी मैं उस पर भी चलूंगा, मैप पर मैं सारी चीजें अप टू डेट आपको कर रहा हूं। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में मौजूद है, ठीक है, ये कोस्टल है और यहाँ पर डुओगोंग नाम का
एक फौना मौजूद है। ठीक है, ये सब चीजें, ये जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में जो जो इंपॉर्टेंट फौना है यानी फ्लोरा और फौना है, जंगली जानवर हैं जो कि करंट अफेयर में कुछ अपडेशन हो, उस सब मैं आपको रेगुलर क्लासेस में बताऊंगा, सारी चीजें अपडेट करूंगा। नॉर्केक, नॉर्केक है, ये मेघालय में है, याद रखिए कहां पे है, मेघालय में ईस्टर्न हिल्स पे मौजूद है। यहाँ पे रेड पांडा प्रोटेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। रेड पांडा किस बायोस्फीयर रिजर्व में प्रोटेक्टेड है, तो याद रखिएगा नॉर्केक, मेघालय। ठीक है, फिर सुंदरबंस, सुंदरबंस तो आपको पता ही है वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर क्या प्रोटेक्टेड है, मतलब प्रोटेक्टेड का मतलब यहाँ पे जो की फौना है, जो जरूरी मतलब जो एक तरीके से बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जंगली जीव है, वो कौन सा है, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर। मानस, मानस आसाम, बहुत सारे आसाम के स्टूडेंट मेरे देख रहे हैं, उनको तो पता ही होना चाहिए, ईस्टर्न हिल्स में। ठीक है, यहाँ पे एशियाटिक एलिफेंट, टाइगर, आसाम रूफ टर्टल। ठीक है, इसमें हिस्पिट हेयर, ठीक है, खरगोश, गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग। ठीक है, इसके लिए ये यहाँ पर बहुत ही की फौना है, यहाँ पे की एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ है। सिमलीपाल, ठीक है, ये उड़ीसा में मौजूद है। ठीक है, उड़ीसा में मौजूद है। गौर, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट के लिए ये की फौना है, यहाँ पे ये जानवर रह रहे हैं। इसके अलावा दिहांग दिबांग, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये बहुत सारे अरुणाचल के भी स्टूडेंट मेरे देख रहे हैं। ईस्टर्न हिमालयाज, इसमें मिश्मी टेकिन नाम का जो फौना है मौजूद है, एनिमल है। और मस्क डियर, यानी कि जिसे बोलते हैं ना कि हिंदी में क्या बोलते हैं मस्क डियर को, एक तरीके से क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है। तो मस्क डियर समझ तो गए होंगे आप लोग कि मस्क डियर उसके लिए प्रोटेक्टेड एरिया है। फिर उसके बाद पंचमनी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जायंट स्क्वेरल, फ्लाइंग स्क्वेरल, ठीक है, ये गिलहरियों के लिए मशहूर है। ठीक है, अचानक मार या अचानक अमरकंटक, अचानक मार या अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में मौजूद है। ठीक है, और इसे 4 हॉर्न एंटीलोप्स, इंडियन वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ते के लिए सॉरस क्रेन, व्हाइट रम्प्ड वल्चर, सेक्रेट ग्रूव, बश फ्रॉग, इन सब के लिए मशहूर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड है, कौन कौन से जंगली जानवर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, मशहूर हैं। ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में मौजूद है, डेजर्ट वाला है ये एरिया। ठीक है, इंडियन वाइल्ड एस, ठीक है, इंडिया जो जंगली गधा है उसके लिए मशहूर है रन ऑफ कच्छ। कोल्ड डेजर्ट, ठीक है, ये कोल्ड डेजर्ट कहां पर है, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। स्नो लेपर्ड, यानी कि जो हिम तेंदुआ होता है, स्नो लेपर्ड, उसके लिए है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां पे मौजूद है, सिक्किम में, स्नो लेपर्ड के लिए और रेड पांडा के लिए। रेड पांडा और अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो वहां के उसके लिए प्रोटेक्टेड है। अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, नीलगिरी तार और एशियन एलिफेंट के लिए प्रोटेक्टेड है। इसके अलावा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है, आइलैंड में, अंडमान और निकोबार आइलैंड में। ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में। यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए, ठीक है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मगरमच्छ के लिए मशहूर है। डिब्रू सैकोआ, ठीक है, फिर आसाम पहुंच गए हम लोग। ठीक है, और ये है व्हाइट विंग्ड वुड डक के लिए, वाटर बफेलो के लिए, ब्लैक ब्रेस्टेड पैरेट बिल टाइगर, पैरेट बिल के लिए, टाइगर के लिए, और कैप्ड लंगूर के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, वैसे भी आसाम में बहुत सारी डक को खाने का काफी चलन है, तो वहां पे इस बार मैं गया तो डक नहीं खा पाया था, लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, लेकिन ले गए थे, लेकिन मैं खा नहीं पाया, सॉरी, लोग खिला रहे थे, लेकिन तो वहां पर उस नाम से याद रखिए, मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि उस नाम से याद रखिए वहां पर। इसके अलावा शेषचलम हिल्स, ठीक है, शेषचलम हिल्स, ये आंध्र प्रदेश में मौजूद है। देखिए आंध्र प्रदेश में मौजूद है, ये स्लेंडर लॉरिस नाम का जानवर है, उसके लिए मौजूद है। पन्ना, ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश में मौजूद है, और ये टाइगर्स के लिए मौजूद है। तो सबसे अगर लेटेस्ट अभी जो है वो 2011 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि इसके लिए प्रोटेक्टेड, मतलब टाइगर के लिए प्रोटेक्टेड है। तो होप कि आप लोगों को पूरी चीजें हो गई। अब देखिए पोटेंशियल साइट्स कौन कौन सी हैं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट ने अभी अपडेट किया है कि हम इसे बायोस्फीयर रिजर्व में बदल सकते हैं, इसे बायोस्फीयर रिजर्व जो है घोषित कर सकते हैं। सुनिएगा बहुत अच्छे से, पूछा जा सकता है। अबूझमार छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार नॉर्थ आइलैंड, चिंतापल्ली विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश,
ठीक है, कान्हा मध्य प्रदेश, ठीक है, कान्हा तो कान्हा, कोल्लम केरला, लक्षद्वीप आइलैंड लक्षद्वीप, लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात, पावन गुई ब्लू माउंटेन मिजोरम, ठीक है, नामदापा अरुणाचल प्रदेश, सिंहभूम झारखंड, तवांग एंड वेस्ट केमेंग अरुणाचल प्रदेश, थार डेजर्ट राजस्थान, और तदोबा नेशनल पार्क एंड संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र। तो जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन वो उससे पहले जो मैंने आपको बताया पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब मामला ये हो जाता है कि किसको, या 18 हमारे पास हैं, अब इन 18 में से कितने हैं जिनको, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं जो चीज है, कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि 18 हमारे पास रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अब उसमें कितना यूनेस्को ने अपने अंदर प्रोटेक्ट इसको अपने इंटरनेशनल नेटवर्क में लिया है, किसको यूनेस्को ने को रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। तो यूनेस्को ने जो रिकॉग्नाइज किया है उसमें अभी तक 11 थे, लेकिन 2020 में 12वां भी आ गया। करंट अफेयर्स, फिर से आ गई बात करंट अफेयर्स की। तो 2000 अभी तक क्या था, 11 थे जो कि यूनेस्को द्वारा प्रोटेक्टेड थे। 18 में से 11, फिर से मैं बोल रहा हूं, यूनेस्को ने उनको मान्यता दी थी, उनको एक तरीके से मान्यता प्रदान करी थी, उनको एक तरीके से अपने यूनेस्को की साइट्स थी 11, लेकिन अब 12 हो चुकी हैं। क्या पहले तो 11 के नाम देख लीजिए। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ये है 2001 में दिया गया। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश, नॉर्केक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, ठीक है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार अचानकमार या अमरकंटक छत्तीसगढ़, अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरला, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व नॉर्थ सिक्किम, नॉर्थ एंड वेस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे लेटेस्ट 2018 में दिया गया था, जिसको यूनेस्को ने अपनी साइट बनाया था, यूनेस्को ने इसको मान्यता दी थी। लेकिन अब ये चेंज हो गया, करंट अफेयर्स आ गया, ठीक है, बिल्कुल करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में क्या हो गया कि करंट अफेयर में यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है पन्ना टाइगर रिजर्व को एज अ बायोस्फीयर रिजर्व, यानी यूनेस्को ने इसको मान्यता दे दी है। करंट अफेयर अपडेट हो गया, ठीक है, करंट अफेयर से इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत अच्छे से, ठीक है। यूनेस्को ने इसको पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व की मान्यता दे दी, यानी कि यूनेस्को ने इसको मान्यता दे दिया। अब ये 18 में से अब कितने हमारे हो गए, 12। तो ये 12th ये कब किया गया है, ये नवंबर 2020 में, यानी नवंबर में इसको यूनेस्को ने मान्यता दे दी, किसको, पन्ना टाइगर रिजर्व को मान्यता दे दी। 12th बायोस्फीयर रिजर्व भारत का बना, जिसको यूनेस्को ने मान्यता दी। क्या नाम है इसका, पन्ना। इस साल क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लास्ट प्रीलिम एग्जामिनेशन अगस्त में हुआ था शायद, तो वो अब जो है वो तब तक अपडेट नहीं हुआ है। तो इस साल का क्वेश्चन क्या हो सकता है, कौन सा मान्यता प्रदान की गई है, किसको मान्यता प्रदान की गई है, पन्ना टाइगर रिजर्व को मान्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा एक और आपको करंट अफेयर अपडेट कर देता हूं, 30 मार्च 2021 का करंट अफेयर है, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है, उसको अपडेट कर देता हूं। उड़ीसा ने प्रपोज किया है कि वो अपने, देखिए उड़ीसा स्टेट में सिर्फ एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है जो आपने देखा, सिमलीपाल वाला, ठीक है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको 20 मई 1996 को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, भारत ने किया था। तो इंडिया की तरफ से उड़ीसा ने इंडियन गवर्नमेंट को प्रपोज किया है अपने प्रदेश में सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, ठीक है, और वो कौन सा होगा, महेंद्रगिरी में, ठीक है, महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा उड़ीसा ने प्रपोज किया है अपने बायोस्फीयर रिजर्व को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि कहा है कि हमारे इस जगह को, महेंद्रगिरी को बायोस्फीयर रिजर्व का आप क्या दे दीजिए, मान्यता दे दीजिए, इसे भी बायोस्फीयर रिजर्व में बदल दीजिए। तो अगर ये महेंद्रगिरी को मान्यता मिल गई तो फाइनली हमारे पास कितने हो जाएंगे, 19 बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। तो महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और अब इसमें पूछा जा सकता है, अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत अच्छे से देखिएगा, लिखना बंद कीजिए, क्वेश्चन बाद में पूछ लीजिएगा, टाइम दूंगा, पहले इसको समझ लीजिए क्या है, ठीक है। तो महेंद्रगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका जो 4,70,955 हेक्टेयर में फैला हुआ है, गजपति एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट में, ईस्टर्न घाट में, ठीक है। तो महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज अराउंड हेक्टेयर्स एंड स्प्रेड ओवर गजपति एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट इन द ईस्टर्न घाट्स, मतलब उधर की तरफ। और फिर उसके बाद महेंद्रगिरी इज इनहेबिटेड बाय सौरा पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सौरा पीपल,
सौरा पीपल, वहां पे जो इंडिजिनस जाति, वहां पे ह्यूमन ट्राइबल लोग रहते हैं, उसमें सौरा पीपल और कांधा ट्राइब्स रहती है। तो ये कौन कौन से वहां पे ट्राइबल लोग रहते हैं, नोट करिएगा, सौरा पीपल और कांधा ट्राइब्स, ठीक है, सौरा पीपल और कांधा ट्राइब, ठीक है। तो इनके लिए ये वहां पर मौजूद होती है। तो मतलब कौन कौन, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि आपके महेंद्रगिरी जो वो है बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स पाए जाते हैं या इंडिजिनस पीपल पाए जाते हैं, तो सौरा पीपल और कांधा ट्राइब्स पाई जाती हैं। और इसके अलावा इसमें बहुत ये द रिच फ्लोरा, यहाँ पे प्लांट्स की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें माना जाता है कि इंडिया जो 1358 स्पीसीजेस जो प्लांट की उड़ीसा में पाई जाती हैं, उसमें 40% जो स्पीसीजेस हैं वो सिर्फ इसी महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं। 40%, 40% सिर्फ महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं। तो 29 ऑफ 41 स्पीसीजेस थ्रेटेंड मेडिसिनल प्लांट, यानी 41 स्पीसीज में 29 यानी 41 जो ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं, ऐसे औषधि पौधे हैं जो धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर हैं, जो कि खतरे में हैं, उनमें 41 स्पीसीज में 29 स्पीसीज इस एरिया में पाई जाती हैं, महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं। तो ये सबको, इन सब चीजों को देखते हुए लगता यह है कि ये सारी, इसको जो प्रपोजल दिया गया है कि भाई ये चीजें हमारे यहाँ हैं, बहुत ही ये बायोस्फीयर रिजर्व को बनाने के लिए जितनी भी एलिजिबिलिटी होती है उसको फुलफिल कर रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग की गई है कि इसे बायोस्फीयर रिजर्व का बना दिया जाए, इसको मान्यता दे दी जाए। तो अगर ये हो गया तो फिर ये आगे का करंट होगा, लेकिन अभी का करंट ये है। अब इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं सारे बायोस्फीयर रिजर्व को। तो देखिए, ये कोल डेजर्ट, ये हिमाचल प्रदेश के पास में, नंदा देवी देख लीजिए, ये उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम के पास में है, मानस, डिब्रू सैकोनोवा, ठीक है, ये आपका पूरा आसाम वाला है, दिबांग, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्केक, कभी कभी ये आपका मैपिंग वाला भी पूछ लेते हैं, नॉर्केक, ठीक है, आपका ये इसमें मेघालय, ठीक है, सुंदरबन देख ही रहे हैं आप लोग, सिमलीपाल उड़ीसा, अमरकंटक छत्तीसगढ़, पन्ना मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी, या इस वजह से मैं दिखा रहा हूं कि आपके दिमाग में बैठती चली जाए, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, ठीक है, कच्छ ये आपका गुजरात हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है, अंदर ये शेषचल्लम, और फिर नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, अगस्ता मलाई, ग्रेट निकोबार, मतलब ये सारा एरिया मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसको थोड़ा सा आपको मैप पर भी मैंने आपको दिखा दिया कि आप लोग इसको देख लें, ये सारे हो गए। और अगर उड़ीसा में हो जाता है तो उड़ीसा में ये दूसरा भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जैसे है कि कभी कभी ऐसे वन लाइनर में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो अभी तक है वो गल्फ ऑफ कच्छ है गुजरात में, ठीक है, और स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो डिब्रू सालखोआ इन आसाम है, याद रखेंगे, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में है, और स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू साइखोवा है आसाम में। विच इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, ठीक है, विच इज द फर्स्ट, तो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज पार्ट ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। ये तीनों स्टेट में मिलकर है, याद रखिएगा, जो नीलगिरी वाला है, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, ये तीनों की बाउंड्री को टच करता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछा जाता है, मैपिंग के हिसाब से पूछा है कि कौन कौन से स्टेट को ये टच करता है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। हु डिक्लेयर्स द बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, state or the biosphere reserve in India declared by the state or central government through nomination under the UNESCO's Man and Biosphere Program। तो मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल अगर करता है तो फिर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसे डिक्लेयर करती है, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, फिर उसे सेंट्रल गवर्नमेंट मान्यता देती है, ठीक है। व्हाट इज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, हम लोगों ने इस पर डिस्कस कर रखा है सारी चीजें। तो ओवरऑल बायोस्फीयर रिजर्व्स को मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों से इस पर चर्चा कर दी कि भाई सारी चीजों को डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या चीजें होती हैं, किस किस तरीके की चीजें होती हैं, और क्यों, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व भारत में पाए जाते हैं, कौन से जो है यूनेस्को से प्रोटेक्टेड हैं या यूनेस्को से मान्यता प्राप्त हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस
कर ली, ठीक है। यानी अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता। अगर बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं जा सकता। इसकी जो भी पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। अब एक बात आप